आज मैं आपके सामने हैज हैव हैड शैल हैव का प्रयोग करके बताऊंगा। वास्तव में हैज और हैव के माध्यम से हम लोग कई अलग अलग प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं, जिनका प्रयोग हम लोग प्रतिदिन करते हैं। हैज और हैव के माध्यम से हम लोग काफी छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, जिनका प्रयोग हमें हर समय करना होता है। तो देर न करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो टेंस है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक वाक्य को तीनों अलग अलग कालों में व्यक्त करने के तरीका बता रहा हूँ। जैसे हैज या हैव, तो हैज या हैव का प्रयोग हम लोग हिंदी के वैसे वाक्यों को बनाने के लिए करते हैं जहां पर किसी वस्तु के साथ हम अपना अधिकार या संबंध दिखलाना चाहते हैं। जैसे मैं एक कलम रखता हूं, या मेरे पास एक कलम है, या मुझको एक कलम है। ये तीनों प्रकार के जो वाक्य हैं, इसका अर्थ एक ही है और इसको बनाने का एक ही तरीका है कि इसमें हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। और हैज और हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ करना है, मुझे लगता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको हैज और हैव का प्रयोग आता होगा, परंतु उसके बावजूद भी मैं आपको बता देता हूं कि आई, वी, यू, दे और दो नाम के साथ हैज या हैव का प्रयोग हैव का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से ही, सी, इट, वन नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो अगर हमें कोई अगर छोटे छोटे वाक्य जो हैज और हैव का प्रयोग करके बनाना हो, तो इसी के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कलम रखता हूं, आई हैव ए पेन। उसके पास एक कलम है, ही हैज ए पेन। राम को एक कलम है, राम हैज ए पेन। या अगर मैं कहूं कि मैं एक कलम रखता हूं, फिर भी इसका भी अनुवाद आई हैव ए पेन होगा। मुझको एक कलम है, इसका भी अनुवाद आई हैव ए पेन। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। अर्थात आप देख रहे हैं कि तीनों वाक्यों में कलम के साथ हमारा संबंध दिखाया जा रहा, अधिकार दिखाया जा रहा। अतः यहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक वाक्यों को हम लोग 6 अलग अलग प्रकार से अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पर मैं हैज और हैव का 4 प्रकार का रूल नंबर 1, 2, 3 और 4 को मैंने यहाँ लिखा है। जबकि 5वें और 6ठे रूल जो है वो आपको पता है कि आसानी से हम लोग WH वर्ड प्लस रूल नंबर 3 करेंगे तो वो रूल नंबर 5 हो जाएगा। WH वर्ड प्लस रूल नंबर 6 अगर लिख देंगे तो वो रूल नंबर 6 हो जाएगा। अब आपको मैं एक वाक्य को हैज और हैव का 6 अलग अलग प्रकार से अनुवाद बताऊंगा। जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव नॉट ए पेन, हैव आई ए पेन, हैव आई नॉट ए पेन, व्हाई हैव आई ए पेन, व्हाई हैव आई नॉट अ पेन। ठीक उसी तरह अगर हमें किसी वस्तु के साथ संबंध को पास्ट टेंस में दिखाना हो तो वहां हैड का प्रयोग होता है। जैसे मेरे पास एक कलम था, आई हैड अ पेन। उसके पास एक कलम था, ही हैड अ पेन। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सारे के साथ हैड का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमें फ्यूचर टेंस में अपना संबंध किसी वस्तु के साथ दिखाना हो, अपना संबंध किसी, अपना अधिकार किसी वस्तु के साथ दिखाना हो, तो वहां शैल हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैं एक कलम रखूंगा, या मेरे पास एक कलम होगा, या मैं एक कलम रखूंगा। आई शैल हैव अ पेन। दोस्तों, आज के समय में सब कोई जानता है
कि शैल और हैव का प्रयोग जो है लगभग स्पोकन इंग्लिश में खत्म हो गया है। अतः बोलने के लिहाज से, सरलता के लिहाज से आप सब शैल हैव का प्रयोग न करके हर सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो मैं एक कलम रखूंगा या मेरे पास एक कलम होगा, तो इसका अनुवाद होगा आई शैल हैव अ पेन। अब यदि इसका नेगेटिव बनाना हो तो शैल और हैव के बीच में नॉट लगाया जाता है। जैसे आई शैल नॉट हैव अ पेन, अर्थात मेरे पास से कलम नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार क्या मेरे पास से कलम होगा, शैल आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास एक कलम नहीं होगा, शैल आई नॉट हैव अ पेन। मेरे पास क्यों एक कलम होगा, वाई शैल आई हैव अ पेन। मेरे पास क्यों एक कलम नहीं होगा, वाई शैल आई नॉट हैव अ पेन। यहां मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर ये रूल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई न दे रहे हो तो कृपया करके हमारे पिक्चर को पॉज करें, उसका स्क्रीनशॉट लें और उसको बड़ा करके रूल को लिख लें। अब मैं हैज, हैव, हैड और शैल हैव का प्रयोग समरी के रूप में एक वाक्य के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार था, आई हैड ए कार। मेरे पास एक कार होगा, आई विल हैव अ कार। ठीक उसी तरह नेगेटिव अगर सेंटेंस ले तो मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नॉट अ कार। मेरे पास कार नहीं था, आई हैड नॉट ए कार। मेरे पास कार नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ कार। आपने देखा कि संबंध या अधिकार को दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग हो रहा है, तो पास्ट टेंस में हैड का और फ्यूचर टेंस में शैल हैव का। अब मैं आपको हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का प्रयोग तीनों ही कालों में बताने जा रहा हूं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से वैसे वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है जहां हमें यह बताना हो कि कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है या करना पड़ता था या करना होगा। अगर कोई काम हमें यह दिखाना हो कि मजबूरी में हमें करना पड़ता है, अर्थात वह वाक्य अगर वर्तमान काल का हो तो वहां हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर वह वाक्य भूतकाल का हो, पास्ट टेंस का हो, तो वहां हैव टू का प्रयोग होगा। और यदि फ्यूचर टेंस का हो तो विल हैव टू का प्रयोग होगा। जैसे मुझे पटना जाना है, या मुझे पटना जाना होता है, या मुझे पटना जाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि ये तीनों ही वाक्य वर्तमान काल का है और इसमें हमारी व्यवस्था को दिखाया गया है कि मुझे ये काम करना है या पड़ता है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे पढ़ना होता है या मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना है। इस वाक्य से यह पता चलता है कि हमें वर्तमान काल में यह काम मजबूरी में करना होता है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव टू रीड, अर्थात इसका मतलब हुआ मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना होता है या मुझे पढ़ना है। तीनों वाक्य का एक ही अनुवाद होगा, हैव टू का प्रयोग। ठीक उसी तरह अगर पास्ट टेंस में यही मजबूरी अगर हमें दिखाना हो, मुझे जाना पड़ता था, तो वहां हैड टू का प्रयोग होगा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था या मुझे जाना पड़ा। यह इसका भी अनुवाद आई हैड टू गो ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही वाक्यों से हमें भूतकाल की मजबूरी को दिखाना पड़ता है और इसका अर्थ होता है कि कोई काम हमें मजबूरी में करना था लेकिन किसी कारणवश वह नहीं हो पाया। जैसे मुझे कार खरीदना था, इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे कार खरीदना था लेकिन किसी वजह से ये काम नहीं हो पाया। तो ऐसे वाक्यों को दिखाने के लिए हैड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर मजबूरी हो कि भविष्य के वाक्यों, कोई वाक्य में भविष्य के कार्यों को
मजबूरीवश दिखाना हो तो वहां विल हैव टू का प्रयोग होगा। जैसे मुझे पटना जाना होगा, यहाँ मजबूरी है इस वाक्य में कि मजबूरी में हमें पटना जाना होगा, तो आई विल हैव टू गो टू पटना, या मुझे पटना जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू पटना। तो अभी तक आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग वर्तमान काल में मजबूरी दिखाने के लिए, वहीं हैड टू का प्रयोग पास्ट टेंस में मजबूरी दिखाने के लिए, और विल हैव टू का प्रयोग फ्यूचर टेंस में मजबूरी दिखाने के लिए किया जाता है। अब इसका नेगेटिव अगर हमें बनाना है कोई वाक्य, अगर वर्तमान काल का हो तो सब्जेक्ट के बाद हैव या हैव लगाएंगे, उसके टू, उसके बाद वर्ब वन। ठीक उसी तरह नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब वन। इंट्रोगेटिव में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब वन। जैसे मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो टू मार्केट। क्या मुझे बाजार जाना है, हैव आई टू गो टू मार्केट। क्या मुझे बाजार नहीं जाना है, हैव आई नॉट टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार क्यों जाना है, वाई हैव आई टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार क्यों नहीं जाना है, वाई हैव आई नॉट टू गो टू मार्केट। आप देख सकते हैं कि हैज और हैव का प्रयोग करके मैंने किसी वाक्य के मजबूरी को या मजबूरी से जुड़ा हुआ वाक्य को बताने के लिए मैंने हैज या हैव टू का प्रयोग किया। ठीक इसी प्रकार से आप भी ये 6 अलग अलग प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए मेरे द्वारा जो बोले गए वाक्य है उसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लें और उसके अनुसार प्रैक्टिस करें। यहाँ मैं आपको यह भी ध्यान से या आपको यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहाँ मैंने केवल रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 की चर्चा ही किया है, जबकि रूल नंबर 5 और 6 को आप आसानी से लिख सकते हैं। वो क्या करना होगा कि आपको WH वर्ड के बाद रूल नंबर 3 को अगर आप लिख देंगे तो ये रूल नंबर 5 बन जाता है। WH वर्ड के साथ अगर आप रूल नंबर 4 को लिख देंगे तो ये रूल नंबर 6 बन जाएगा। ये रूल नंबर 5 क्या है, 6 क्या है, इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 6 क्या है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर यदि रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो हमारा वीडियो वाक्य का प्रकार जो दिया गया है उसको आप पुनः देखें। अब मैं आता हूं हैड टू पर। अगर हमें मजबूरी को दिखाना हो पास्ट टेंस में, जैसे मुझे जाना था, आई हैड टू गो, उसी तरह इसका नेगेटिव अगर बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो इसके लिए भी इसी 4 रूल को आप प्रयोग करेंगे। आपको करना केवल ये है कि इस है या हैव के जगह आपको हैड का प्रयोग करना है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में हैड का ही प्रयोग होता है। अब हम अपने विल हैव टू का नियमों को यहाँ दिखाना चाहता हूं कि सब्जेक्ट के बाद विल लगेगा प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन। नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद विल और नॉट लगेगा, अर्थात विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है। ठीक उसी तरह इंट्रोगेटिव बनाते समय विल पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस बाकी जो भी अदर वर्ड बचेंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन। इस तरीके से आप विल हैव टू का भी 6 अलग अलग वाक्यों के लिए 6 अलग अलग रूल आप आसानी से लिख सकते हैं। 4 यहाँ दिया हुआ है, 5वें और 6ठे के लिए आप इन नियमों को पालन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने हैज टू या हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का प्रयोग आसानी से सीख लिया होगा। दोस्तों अब मैं आपको एक नया टॉपिक, इसी में इज आर एम प्लस टू, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में वाज या वेयर प्लस टू, फ्यूचर टेंस में विल बी प्लस टू का प्रयोग करना बताऊंगा। यहाँ
इज आर एम का प्रयोग मुझे उम्मीद है कि सारे लोगों को आता होगा। ठीक उसी प्रकार वाज वेयर का प्रयोग भी सारे लोगों को आता होगा और विल बी का भी प्रयोग सारे लोगों को आता होगा। मैं यहाँ आपको यह बताना चाहता हूँ कि इज आर एम प्लस टू का प्रयोग हिंदी के वैसे वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है जिससे यह पता चले कि वाक्य का काम वर्तमान काल में तुरंत होने वाला है। जैसे मैं जाने वाला हूं, या मैं जाने को हूं, या मैं जाने ही वाला हूं, ये तीनों वाक्य एक ही प्रकार के हैं और इसको बनाने के लिए हमें वर्तमान काल में इज आर या एम प्लस टू का प्रयोग करना होगा। जैसे मैं किताब पढ़ने वाला हूं, आई एम टू रीड अ बुक। मैं कार खरीदने वाला हूं, आई एम टू बाय अ कार। अब यहां मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर मैं ऐसा लिखूं आई एम टू गो टू पटना, तो इसका मतलब होता है कि मैं पटना जाने वाला हूं, या मैं पटना जाने को हूं, या मैं पटना जाने ही वाला हूं। आप देख सकते हैं ये तीनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है, परंतु अनुवाद एक ही होगा, आई एम टू गो टू पटना। अब इसको एक और अलग तरीके से भी ट्रांसलेट या अनुवाद किया जा सकता है। यहाँ आई एम अबाउट टू गो टू आई एम अबाउट टू गो टू पटना। आप देख सकते हैं कि अगर मैं आई एम टू गो टू पटना बोलता हूं, इसके मुकाबले आई एम अबाउट टू गो टू पटना बोलना काफी सहज है और उसको हम एक अच्छे स्पीड में बोल सकते हैं। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ टू के जगह पर अबाउट का भी प्रयोग लगाया जा सकता है अपनी फ्लुएंसी के स्पीड को बढ़ाने के लिए, परंतु ग्रामर में नियमों के तहत हमें केवल टू का प्रयोग करना है। क्योंकि हम लोगों को स्पोकन इंग्लिश करना है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए यहाँ टू से पहले अगर अबाउट टू लगाएं तो फ्लुएंसी की स्पीड अच्छी रहेगी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी आपको सहज हो आप दोनों ही में से किसी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं लिखने वाला हूं, आई एम टू राइट, या मैं लिखने वाला हूं, आई एम अबाउट टू राइट। आप देख सकते हैं कि अबाउट का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है। तो अब ये आप पर निर्भर है कि आप टू से पहले अबाउट भी लगा के आप बनाएं या केवल टू से। तो इस वाक्य से आपको यह पता चल गया कि हिंदी के वैसे वाक्य जिससे भविष्य के कार्य को तुरंत होने वाला है ऐसा अगर हम दिखाना चाहते हैं तो वहां इज आर एम प्लस टू का प्रयोग कर सकते हैं या अबाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कार खरीदने वाले हैं, वी आर अबाउट टू बाई अ कार, या आई एम टू बाई अ कार। ठीक इसी प्रकार इसी वाक्य का अगर पास्ट टेंस में अनुवाद करना हो तो वहां वाज या वेयर लगेगा। जैसे मैं कार खरीदने वाला था, आई वॉज अबाउट टू बाई अ कार, या आई वॉज टू बाई अ कार। ठीक उसी तरीके से अगर भविष्य की बात को अगर दिखाना हो कि भविष्य में किसी समय यह काम होने वाला होगा तो वहां विल बी का प्रयोग होगा, अर्थात विल बी प्लस टू का प्रयोग करना होगा। जैसे मैं कार खरीदने को रहूंगा, आई विल बी टू बाई अ कार, या आई विल बी अबाउट टू बाई अ कार। यहाँ फ्यूचर टेंस में सभी सेंटेंस के साथ में, सभी वाक्यों के साथ में हम लोग विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, कारण कि आज के मॉडर्न युग में सेल का प्रयोग बहुत कम होता है। तो अभी तक उम्मीद है कि आपको आज के हमारे सारे टॉपिक हैज या हैव, हैड, विल हैव, उसके बाद आपको
हैज या हैज टू, हैड टू और विल हैव टू। इसके साथ साथ इज आर एम प्लस टू, वाज वेयर टू और विल बी प्लस टू का प्रयोग आपने सीख गया होगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो आप हमारे वीडियो को पॉज करेंगे और उससे जुड़े हुए सारे रूल को लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, और जो भी आपको कोई भी एक पॉजिटिव सेंटेंस ले लेना है, उसको 6 अलग अलग प्रकार से वाक्यों को कन्वर्ट करना है, उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी में काफी बढ़ोतरी हो गई है। अंत में आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट में हमारे कमियों को बताएं। इसी के साथ आपने स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए जो बीड़ा उठाया है उसमें मैं आपके साथ हूँ, मौजूद हूँ, और आप हर कदम पर आप मुझे अपने साथ पाएंगे। अपार संभावनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक।